अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे अहम किरदार है और 60% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जो बोझ है वो इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर ने उठाया हुआ है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स तमाम ही बड़ी मार्केट्स में इस वक्त सबसे अहम सेक्टर के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो लोकल इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में टेक्सटाइल के, जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। और ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को लेकर, जिसमें इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं यानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को, और जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनकी इससे किसी हद तक हौसला शिकनी हो रही है। अब इसके नतीजे में जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल का सेक्टर है, क्या उसकी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो रही हैं। पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि एक डिक्लाइनिंग सिचुएशन इसमें रही। कभी पिछले साल के मुकाबले में परसेंटेज थोड़ा कम हुआ एक्सपोर्ट का, कभी हमने उसको स्टैटिक फिगर के तौर पर देखा, लेकिन जो ग्रोथ हमें रिक्वायर्ड थी चंद एक सालों में वो हम इस सेक्टर में नहीं देख सके, जिसकी वजह से हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स भी इस वक्त लिमिटेड हैं। 30 और 32 अरब डॉलर के अराउंड ही मौजूद हैं। अब अगर अगले 4-5 साल में अपनी एक्सपोर्ट्स को हमें डबल करना है तो टेक्सटाइल सेक्टर को, खासतौर पर लोकल इन्वेस्टर को किस तरह से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर करने पड़ेंगे, उनकी डिमांड एक्चुअली है क्या, इस पर हम बात। मोहम्मद हसन शफकात साहब CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो आप लोग की डिमांड्स हैं इस वक्त, जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनकी जो बुनियादी डिमांड्स हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर को अलग से कुछ इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, आप लोग को वो नहीं दिए जा रहे, और इसके अलावा क्या क्या आप लोग चाहते हैं हुकूमत से, किस तरह से आपको सपोर्ट किया जाए? थैंक यू वेरी मच अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और टाइमली इसके ऊपर आपने मुझे इजाज़त दी है कि मैं उसके ऊपर इंडस्ट्रीज़ के कुछ इश्यूज हैं जो आपसे शेयर कर दूं। सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ बुनियादी चीज़ें रखना चाहता हूं कि जब भी एक्सपोर्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करना हो कि जी एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज होती हैं, तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्सपोर्टर का जो कंपटीशन है वो लोकल मार्केट में नहीं है। एक्सपोर्टर ने जो compete करना है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ करना है। तो सबसे पहले अगर मेरे मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रीजनली कंपेटिटिव नहीं होगी तो आई विल नॉट बी एबल टू कम्पीट। अब इसकी मैं आपके सामने छोटी सी मिसाल रख देता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैं, अगर आप उनको ही देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरीके से कम्पीट कर रहा है। इंडिया में इस वक्त जो पर किलोवाट बिजली का रेंट है, डॉलर्स में मैं अगर आपको बताऊं तो वो 7 सेंट्स है। बांग्लादेश में वो 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर है। वियतनाम में अगेन वो 7 सेंट्स पर किलोवाट आवर है। पाकिस्तान में इस वक्त वो 13 सेंट्स पर किलोवाट आवर है। और ये अभी जो कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो गवर्नमेंट ने कुछ रिडक्शन इसकी बिजली के उसमें लेकर आए, उसके बाद है। उससे पहले ये 16 सेंट्स पर किलोवाट आवर। तो अगर मैंने अपने मुल्क में बिजली जो इस्तेमाल करनी है, एनर्जी इस्तेमाल करनी है कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसकी प्राइस जब अनकम्पिटिटिव होगी मेरे कंपेटिटर्स के साथ, तो मैं कैसे कम्पीट करूंगा। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने कोई मशीनरी खरीदनी है, मैंने फाइनेंसिंग गवर्नमेंट से लेनी है, उसके हवाले से अगर आप इसका कंपैरिजन देख लें कि मेरे मुल्क में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% है, और अगर मार्केट में मैं लेने जाऊंगा तो मुझे 12% 13% मिनिमम मिलेगा। इन कंपैरिजन अगर आप मेरे कंपैरेटर कंट्रीज में देखें तो कहीं 6%, कहीं 7%, मैक्सिमम 9% के करीब है। यानी कि मेरे कंपैरेटर्स की बिजली भी सस्ती है, मेरे कंपैरेटर्स को जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम मिल रहा है फाइनेंसिंग के ऊपर, और उसके अलावा जो वेज रेट्स हैं, मतलब मेरे मुल्क में जो मिनिमम वेज है वो भी काफ़ी सारे मेरे कंपैरेटर से हाई है। तो अब अगर मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इनसे ज़्यादा होगी तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करूंगा। ये तो होगी सर बात हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से। जो दूसरा आपने और यही चीज़ आपकी देख लें कि अब हमारे फिगर्स में भी ट्रांसलेट हो रहा है। अभी अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के फिगर्स देखें तो हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो 7.62 बिलियन थी, विच इज़ a 3.4% डिक्लाइन इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारी एक्सपोर्ट सेम क्वार्टर में 7.89 थी। अब अगर आप सितंबर को कंपेयर करें तो इस दफा सिर्फ सितंबर में हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 2.5 बिलियन थी, जो कि 11% डिक्लाइन हुई है इन कंपैरिजन टू सितंबर ऑफ द लास्ट ईयर जब हमारी एक्सपोर्ट 2.8 बिलियन थी। प्लस जो 3 टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर अगर आप जो 3 मेजर चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें अपैरल आती है, निटेड, वोवन और होम टेक्सटाइल,
उसके अंदर लेस देन 1% यानी कि 0.9% की ग्रोथ है, जो कि कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ आवर कंट्री। अगर आप देखें कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसकी टोटल एक्सपोर्ट इस वक्त पिछले साल 30-32 अरब थी, जबकि बांग्लादेश जो हमारे, आप समझ लें कि हमारे से एक जमाने में काफी पीछे था, आज उनकी एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन के करीब हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो हमसे आगे निकले हैं? उन्होंने एक ही चीज की है कि उन्होंने अपने मुल्क में रीजनली कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स, रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी रेट्स, रीजनली कंपेटिटिव टैक्सेशन की है। अब टैक्सेशन में अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स जो चार्ज हो रहा है वो 29% है जी, बांग्लादेश में वो 25% है, वियतनाम में आप जाएंगे तो वो 20% है। मतलब वहां पे टैक्सेशन में भी हमारे से काफी ज्यादा छूट मिलती है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तरफ आ जाएं, एक चीज जो सर मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा कि जब भी इंटरनेशनल ब्रांड्स किसी मुल्क से चीज इंपोर्ट करते हैं तो उनकी एक सोर्सिंग की स्ट्रेटेजी होती है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सारी की सारी अपनी इंपोर्ट की डिमांड किसी एक मुल्क से पूरी करें। उन्होंने क्या किया होगा कि पाकिस्तान को एक परसेंटेज एलोकेट की होगी कि मैं अगर एक ब्रांड हूं, एडिडास हूं, आई विल ओनली बी बाइंग 25% ऑफ माई डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान। उसकी वजह ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता उस मुल्क में कोई ऐसा इशू हो जाए और सडनली सप्लाई रुक जाए तो मैं एज ए इम्पोर्टर जो है वो मेरा हर्ज ना हो, तो वो उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। अब अगर पाकिस्तान का फॉर इंस्टेंस मैं ये फैक्टिशियस नंबर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग रख रहा हूँ कि 25% एक एलोकेटेड है और ये वो 25% का शेयर है जो मेरे लोकल एक्सपोर्टर्स ने सालों की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके क्वालिटी दे के वो शेयर को हासिल किया है। आज आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक फॉरेन कंपनी को लेकर आते हैं, उसको ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें जमीन भी सस्ती दूंगा, मैं तुम्हें 10 साल के लिए टैक्स भी कोई चार्ज नहीं करूंगा, तुम्हारे पास यहाँ पे विद इन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 0 पॉइंट के ऊपर बिजली, गैस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज अवेलेबल होगी। तो टैक्सेशन जब नहीं होगी, बिजली गैस उसको मिल जाएगी, हमारे तो प्रॉब्लम है गैस मिलती भी नहीं है, तो वो सीधा सीधा 40 से 50% मेरे से सस्ता हो जाएगा। तो जब वो सस्ता होगा तो वो नया एक्सपोर्ट नहीं लेकर आएगा, वो सिर्फ मेरे ही ऑर्डर जो 25% ऑलरेडी एलोकेटेड है उसमें कैनिबलाइज करेगा, मेरे शेयर को वो ले जाएगा। तो एक तो मुझे ये नुकसान होगा। अब अगर आप ये उसको कंपेयर करें कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में से अपने डॉलर्स को वापस लेकर जाना, रिमिट करना इज ए वेरी डिफिकल्ट इशू। स्टेट बैंक की बड़ी डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो इनिशियली ही जब आप उनको डॉलर्स की एक्सपोर्ट रिसीट्स मिलेंगी उसमें से 50% 40% वो बाहर पार्क कर देंगे। तो रिजल्टेंटली आपको टैक्स भी नहीं मिलेगा जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन करेंगी बढ़ने के बजाय। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त गवर्नमेंट के, आप सोचें 39 के करीब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उसको अभी मेरे ख्याल है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये 44 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे लेके जाएंगे, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इन्होंने इसको 54 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे लेकर जाना है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये इंडस्ट्री की जो मुश्किलात हैं, इस पर बड़ी बेहतर अंदाज से आपने इसकी पूरी वजाहत कर दी। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स इस वक्त हैं उन तक भी ज़ाहिर है आपने अपने ये डिमांड्स और ये हकीकत जो आपने बयान की है ये पहुँचाई होगी। तो इस वक्त इस पर काम हो रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इंसेंटिव्स जिस तरह फॉरेन कंपनीज़ को मिल रहे हैं वो लोकल कंपनीज़ को भी मिलें, लोकल इंडस्ट्री को भी उसका फ़ायदा हो, या जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त कंपेटिटिव नहीं है उसको, बात तो हुकूमत पिछले 1-1.5 साल से कर रही है इसको कम करने की, लेकिन अभी तक एक्चुअली ये हो नहीं पाया है। तो इस पर कोई काम हो रहा है डायलॉग की इस वक्त फेज़ में आप लोग, या बिल्कुल अभी कुछ शुरू ही नहीं हो सका है? सर हमने गवर्नमेंट को गाहे बगाहे बजट में भी, टेक्सटाइल पॉलिसी जब बन रही थी उस वक्त भी, और उसके अलावा भी जब भी ये टेक्सटाइल के नंबर्स आते हैं तो हम अपनी एक क्वार्टरली और मंथली रिपोर्ट इशू करते हैं, जिसके बाद वो वी शेयर दैट विद ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज इन द कंट्री, और उसमें हम उनको रिकमेंड भी करते हैं। जैसे अभी आपने बताया गवर्नमेंट के साथ हमारा डायलॉग बिल्कुल जारी है। गवर्नमेंट जो हमें आगे से रीजन प्रोवाइड करती है वो यही कहती है कि जी IMF की वजह से हम ये वाले इश्यूज जो हैं उनको इस वक्त टैकल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर IMF की उस तरीके से कदगन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे जो बिजली दे रहे हैं उसकी प्राइस आपने इंक्रीज इसलिए की हुई है कि आप उसको क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। क्रॉस सब्सिडाइज करने से मुराद ये है कि आपने 200 यूनिट तक या 300 यूनिट तक के यूजर को बिजली फ्री देनी है,
तो उसकी जो बिजली की कीमत है वो, उसके अलावा जो बिजली चोरी हो रही है वो, उसके अलावा जो आपका पुराने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एफिशिएंसी लॉस हो रहा है वो सारी कीमत आप मुझे चार्ज करते हैं। तो हम उनसे ये कहते हैं कि जी आप हमें सब्सिडी ना दें, आप हमें एटलीस्ट जो ओरिजिनल रेट है उस पर चार्ज करें। और इसके ऊपर आई एम श्योर गवर्नमेंट का जो उड़ान प्लान है और इस वक्त SIFC दे आर वेरी एक्टिव। हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली इस इशू के ऊपर डिस्कशंस में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सैनिटी विल प्रिवेल और हमारी वो बात जरूर सुनेंगे। लेकिन हसन साहब ने देखा है कि जो इस वक्त SIFC ने भी बड़ा बेहतर काम किया है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस माइनिंग सेक्टर पर, IT सेक्टर पर, पेट्रोलियम सेक्टर पर, एक्सप्लोरेशन पर, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा है। जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं शायद वो अपने काम को उस तरह से हाईलाइट नहीं कर पा रहे इस वक्त, या शायद थोड़ा फोकस उनका उस तरफ कम है। जो ये टेक्सटाइल सेक्टर हमारा हो गया या दीगर जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, तो इनकी तरफ फोकस इस वक्त थोड़ा सा कम आप महसूस कर रहे हैं उनका? सर देखें, जो ओरिजिनली SIFC जो बनाया गया था वो तो उसका मेन पर्पस ही ये था कि आप नई इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, एक, और दूसरा ये कि जो मुल्क के अंदर रेड टेपिज्म की वजह से या और गवर्नमेंट का अपना जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसकी वजह से डिले है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि SIFC एक तरफ है और पूरी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी और मशीनरी दूसरी तरफ है। वो साइज का इतना बड़ा फर्क है कि वो हर चीज को हर वक्त इकट्ठा हैंडल नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमने ये भी रिकमेंड किया है कि जी SIFC को थोड़ा सा मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और उनको ये भी रिक्वेस्ट हम चाहेंगे कि आपके फोरम के थ्रू कि SIFC सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट और मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करने के बजाय जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप हमारे एक्सपोर्टर्स को भी इस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो हम खुद हमारी अब टैक्सेशन को इम्प्रूव करेंगे तो हम खुद अपनी इन्वेस्टमेंट खुद अपने मुल्क में करेंगे। अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना इरोड हो चुका हुआ है कि मेरे पास पैसे सिर्फ इतने ही हैं कि मैं अपनी कॉस्ट को ही पूरा कर सकूं। अगर आप मुल्क में हालात बेहतर करेंगे, मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ये पैसे मैं मुल्क में ही री इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हसन शफकात साहब, CEO पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल थे। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो डिमांड्स थी इस वक्त पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर की, वो उन्होंने हुकूमत के सामने SIFC के सामने रखी हैं। अब देखना है कि किस हद तक इस पर गौर व फिक्र किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।